हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अज्ञे जी द्वारा रचित एक प्रमुख रचना बहता पानी निर्मला के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। मैंने जिन प्रश्नों के उत्तर की यहाँ चर्चा की है, प्रश्नों के उत्तर को पढ़ करके आप इस पूरी रचना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और परीक्षा में जहाँ कहीं से भी किसी भी तरह का अगर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो MCQ हो, चाहे SAQ हो या लॉन्ग आंसर टाइप, आप उसका उत्तर बखूबी लिख सकेंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो विषय को आरंभ करने से पहले मैं यह बता दूं कि इस प्रश्न उत्तर चर्चा को मैं 2 भागों में पढ़ा रही हूँ। कुल 38 प्रश्नों की मैंने चर्चा की है। आज मैं प्रथम भाग के अंतर्गत कुल 20 प्रश्नों की चर्चा करूंगी, उसके उत्तर को बतलाऊंगी। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के समक्ष हर प्रश्न के उत्तर को लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप भी अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों के उत्तर को लिख लेंगे। चलिए आरंभ करती हूँ। बहता पानी निर्मला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रश्न उत्तर चर्चा। आरंभ में मैं लेखक के जीवन और उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रही हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, बहता पानी निर्मला किनकी रचना है? उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आप इस स्पेलिंग को हमेशा याद रखिएगा अच्छी तरह से। दूसरा है, अज्ञे का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है जिसे जाना ना जा सके, जो ज्ञेय ना हो उसे कहते हैं अज्ञे, यानी जिसे हम नहीं जानते हैं, जो जिसे जाना ना जा सके। 3 नंबर प्रश्न है, उनकी प्रमुख काव्य संग्रह का नाम लिखें। उत्तर है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा एहरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरिवरुणा प्रभात, आंगन के पार द्वार, सुनहले सेवाल, कितनी नावों में कितनी बार। 4 नंबर प्रश्न देखिए, अज्ञे रचित प्रमुख उपन्यास का नाम लिखें। उत्तर है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अज्ञे रचित प्रमुख कहानी संग्रह का नाम लिखें। उत्तर है विपथका, शरणार्थी, कोठरी की बात। 6 नंबर प्रश्न है, अज्ञे रचित अन्य साहित्य का नाम लिखें। तो अन्य साहित्य के अंतर्गत क्या है? यात्रा साहित्य, निबंध साहित्य और डायरी शैली। तो यात्रा साहित्य में है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध साहित्य के अंतर्गत है आत्मने पद, संवत्सर, हिंदी साहित्य एक परिदृश्य, लिखी कागज कोरे, केंद्र और परिधि। डायरी शैली में इन्होंने लिखा है भवंती, अंतरा, शाश्वती, स्मृति लेख, स्मृति के गलियारों से। और 7 नंबर प्रश्न है, इनका जन्म कब हुआ था? उत्तर है 7 मार्च 1911 ईस्वी। तो अब चलिए यहाँ मैं पाठ से संबंधित प्रश्न के उत्तर की चर्चा कर रही हूँ। लेखक के जीवन और रचनाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा के बाद अब मैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, देखिए, बचपन से ही लेखक अज्ञे जी का क्या शौक था? उत्तर है नक्शा देखने का, यानी वो बचपन से ही क्या करते थे? नक्शा देखते रहते थे। विभिन्न जगहों का जो नक्शा होता है उसे वो देखते थे और उन जगहों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते थे। दूसरा, लेखक को नक्शा देखने का क्यों शौक था? उत्तर है लेखक यह समझते थे कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है, यह लेखक के शब्दों में ही समझिए। लेखक के शब्दों में, नक्शों से यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाइए, कोई रोक नहीं, अड़चन नहीं, और जब चाहे लौट आइए या ना भी लौटिए, कोई पूछने वाला नहीं कि हजरत कहाँ रम रहे हैं। तो लेखक नक्शा क्यों देखते हैं कि नक्शा के सहारे वो दूर दुनिया की सैर करते हैं, यानी कल्पना में खो जाते हैं, मन के कागजी घोड़े पर सवार होकर उस दुनिया की सैर करते हैं। और इस सैर का क्या फ़ायदा है कि कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, कहीं कोई अड़चन नहीं है, जब चाहे जितनी देर वो इस सैर का आनंद ले सकते हैं। तीसरा, मन के घोड़े पर सवार का क्या अर्थ है? उत्तर है कल्पना की उड़ान। चौथा, लेखक को नक्शों में दिए गए रंगों से क्या समझने में मदद मिलती है? तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि कोई भी मैप जो होता है, नक्शा होता है, उसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग होता है। और रंग क्या है? एक प्रतीक के रूप में है। जैसे जहाँ हरा भरा मैदान होगा तो उसके लिए हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लेखक क्या मानते हैं, देखिए। उत्तर है लेखक का यह मानना है कि नक्शों में दिए गए रंगों से वे उस प्रदेश के बारे में बहुत कुछ समझ पाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। जैसे यदि किसी को हरी भरी जगह देखनी हो तो वह नक्शों की हरी भरी जगहों में घूमें, जिसे पहाड़ी प्रदेश देखने वह भूरे या पीले प्रदेशों में जाएं, और जिसे जोखिम, अपरिचित, अछूते जगह पर जाना पसंद हो वे बिल्कुल सफ़ेद हिस्सों की ओर चल निकले।
अनादिकालीन बर्फीले मरु प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्र द्वीपों में ये ऐसे ही जोखिम भरे क्षेत्र हैं। इसके साथ ही नक्शों में कहीं लिखा रहता है कि इस प्रदेश का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यही सब जानकारी लेखक को नक्शों से मिलती है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने बचपन में कौन सा नाम पढ़ा था? उत्तर है अमरकंटक। 6 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को क्या अभी तक सालता है? उत्तर, लेखक ने बचपन में अमरकंटक नाम सुना था। यह नाम उन्हें इतना भा गया कि वे चुपके से एक कंबल और 2-4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि वहाँ के लिए चल देंगे, पर आज तक वहाँ जा नहीं पाए। यही कांटा अभी तक उन्हें सालता है। यानी अमरकंटक नाम सुनकर उन्हें मन हुआ था कि वे वहाँ जाकर एक बार घूम आएँ। उन्होंने जाने की तैयारी भी कर ली, लेकिन वे अभी तक नहीं जा पाए हैं। इसी बात का उन्हें दुख है। 7 नंबर, त्राकुबार का मूल नाम क्या है? उत्तर है तरंगबाड़ी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, तरंगबाड़ी नाम सुनकर लेखक को क्या प्रतीत हुआ? उत्तर है तरंगबाड़ी यानी तरंगों वाली बस्ती। सागर के गांव का यह नाम सुनकर लेखक के मन में तरंगे उठने लगती है कि वे जाकर उसे देखना चाहते हैं। 9 नंबर, तिरुकुरंगुड़ी नाम सुनकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर है लेखक को ऐसा लगता है मानो हिरणों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा हो। 10 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार लूहित का क्या अर्थ है? उत्तर है लेखक के अनुसार लूहित का अर्थ है तारों की राजकन्या। 11 नंबर देखिए, लूहित का वर्तमान रूप क्या है? लौहित्य है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि लूहित का अर्थ क्या है? तारों की राजकन्या। तो लूहित का अर्थ तारों की राजकन्या जानकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी एक बार वहाँ जाकर देखूं कि वास्तव में वहाँ कौन सी तारों की राजकन्या का निवास है, वो तारों की राजकन्या कैसी लगती है। तो ठीक ऐसा ही भाव लेखक के मन में भी उठता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने ब्रह्मपुत्र के सौंदर्य को तारों की राजकन्या के तरुण लावण्यमय रूप से तुलना की है, स्पष्ट करें। उत्तर है तरुण लावण्यमय रूप से लेखक का तात्पर्य है यौवन काल का सुंदरतापूर्ण मोहक रूप। मनुष्य या कोई सचेतन जैसे जैसे जवान होता है वैसे वैसे उसकी कायिक यानी शारीरिक सुंदरता मोहक होती चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की भी यही स्थिति है। वह जैसे जैसे अपने उद्गम स्थल से दूर होती चली जाती है वैसे वैसे उसके स्वरूप में सौंदर्य का निखार आता जाता है, उसके तरुण रूप में लावण्य बढ़ता जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, यह एक कहावत है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात की कहावत का प्रयोग लेखक ने किस संदर्भ में किया है? इस कहावत का क्या अर्थ होता है? उत्तर है लेखक ने स्वयं के संदर्भ में इस कहावत का प्रयोग किया है। इस कहावत का अर्थ है होनहार व्यक्ति में बचपन से ही महानता के विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं। जैसा कि लेखक को बचपन से ही नक्शा देखने का शौक था और इसी के माध्यम से वे दूर देश की यात्रा किया करते थे, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे चलकर वे जरूर ही देश विदेश की यात्रा करेंगे। यानी होनहार वीरवा के होत चिकने पात, यानी जो पौधा बड़ा होकर एक अच्छा पेड़ का रूप धारण करेगा, जो पौधा भविष्य में एक अच्छा पेड़ बनेगा, उस पौधे के पत्ते जो होते हैं वो काफ़ी चिकने होते हैं। यानी पौधे को देखकर ही पता चल जाता है कि इसके पत्ते इतने चिकने हैं, यानी यह पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बनेगा तो वह पेड़ भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ठीक इसी तरह से व्यक्ति के अंदर भी बात होती है। व्यक्ति की अच्छाई जो है बचपन से ही दिखाई देने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दानी होता है तो उसकी दान प्रवृत्ति जो है बचपन से ही दिखाई देने लगती है। कोई व्यक्ति देखिएगा बहुत दुष्ट होता है तो उसकी दुष्टता जो है बचपन में ही दिखाई देने लगती है। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति बड़ा होकर के भलाई का कार्य करता है, उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति जो होती है भलाई करने की, दूसरों की सहायता करने की, वह प्रवृत्ति हमें बचपन में ही दिखाई देने लगती है। और उस आधार पर ही लोग शायद यह भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, बहुत महान बनेगा, उदार बनेगा या फिर दुष्ट बनेगा। 14 नंबर प्रश्न, लेखक के अनुसार जीने की क्या कला है? उत्तर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या परिभ्रमण करने में ही जीने की कला है। 15 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल में मनुष्य क्यों प्रवासी या शरणार्थी बना हुआ है? उत्तर, आज के भौतिक तथा वैचारिक संघर्ष संकुल युग में आज मनुष्य को रोजी रोटी तथा वातावरण की अनुकूलता की तलाश में प्रवासी और शरणार्थी बनना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि आज का मनुष्य, आधुनिक समय में मनुष्य प्रवासी बन रहा है, यानी दूसरे देश में जाके रह रहा है, शरणार्थी बन रहा है, कहीं दूसरे देश में शरण लेके रह रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका मूल कारण है रोजी रोटी की तलाश। रोजी रोटी की तलाश में ही लोग एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं
और वहीं रहने लगते हैं। यानी जहाँ कहीं भी उन्हें रोजी रोटी मिलती है वे वहीं पर ही अपना गुजर बसर करने लगते हैं। 16 नंबर देखिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, जीवन का एक नाम गति है। जो लोग भ्रमणशील प्रकृति के होते हैं वे जीवन को भरपूर तरीके से जीते हैं तथा जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं की परवाह नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन में निरंतर भागता ही रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे पेशे और एक घर से दूसरे घर की यात्रा निरंतर चलती ही रहती है। यानी लेखक बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है, वह हमेशा एक पेशे से दूसरे पेशे में जाता है। यानी कोई काम अगर कर रहा है तो क्या होता है, उसके एक्सपीरियंस से उसे जब कोई अच्छा काम मिलता है तो क्या करता है, पहले वाला काम छोड़ के वो नए काम में लग जाता है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति जब किसी छोटे घर में रहता है पहले, तो क्या होता है, जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती है वो एक नया घर बनाता है, यानी छोटे घर से फिर वो बड़े घर चला जाता है। यानी इस तरह की यात्रा जो है मनुष्य के जीवन में हमेशा लगी होती है, क्योंकि मनुष्य जो है निरंतर आगे बढ़ता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार यात्रा करने के कौन से तरीके हैं। उत्तर, लेखक के अनुसार यात्रा करने के 3 तरीके हैं। प्रथम तरीका क्या है, देखिए, गंतव्य स्थान की यात्रा के पूर्व निश्चित योजना बनाना और उसी योजना के अनुसार यात्रा पर निकल पड़ना, या यूँ कहें कि कहीं जाने के बारे में सब कुछ पहले से तय कर लें और फिर उसी के अनुसार सारी व्यवस्था करें और फिर चल पड़े। यह एक व्यवस्थित तरीका है, लेकिन इसमें लेखक के अनुसार मज़ा नहीं है। तो यात्रा करने के 3 तरीके में से पहला तरीका क्या है कि आप पूरे प्लानिंग के साथ कहीं जाते हैं, एक व्यवस्था होती है, लेकिन लेखक को इस तरह की प्लानिंग में, इस तरह की व्यवस्था में कोई आनंद नहीं आता है। यात्रा का दूसरा तरीका, यात्रा के पूर्व इरादा और योजना किसी स्थान के लिए बनाना, साथ ही अपने मित्रों के बीच भी घोषणा कर दे, परंतु ऐन मौके पर कहीं और चल देना। तो यात्रा करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने मित्रों के बीच कहाँ जाना है उसकी घोषणा कर देते हैं, लेकिन ऐन मौके पर कहीं और चले जाते हैं। यात्रा का तीसरा तरीका, यात्रा की योजना कहीं और की बनाना, चलते समय कहीं और की बात करना और यात्रा कहीं और की करना। तो यात्रा का तीसरा तरीका क्या है कि आप प्लानिंग करते हैं कहीं जाने की और चलते समय कहीं और की बात करते हैं और यात्रा करते हैं कहीं तीसरी जगह की। 18 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक यात्रा के कौन से तरीके को अपनाते हैं। उत्तर है, लेखक यात्रा के दूसरे तरीके के साथ तीसरा तरीका भी अख्तियार करते हैं। तो अभी मैंने यात्रा करने के दूसरे और तीसरे तरीके को बतलाया, तो लेखक इसी दूसरे और तीसरे तरीका को अपनाते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक किस नदी की बाढ़ में फंस गए थे, यह नदी कहाँ है। उत्तर है, शिव सागर से आगे सोनारी के पास डीखू नदी, इसे आप याद रखिएगा, डीखू नदी की बाढ़ में लेखक फंस गए थे। 20 नंबर प्रश्न है, सोनारी क्या है। उत्तर है, शिव सागर से करीब 6 मील दूर सोनारी एक छोटा सा गांव है। यह अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये हो गए कुल 20 प्रश्नों के उत्तर। तो यह है कुल 20 प्रश्नों के उत्तर की चर्चा और यह वीडियो भाग 1 के नाम से अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तर को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित रहूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।